लोग इंडिया के एग्रीकल्चर में काम करते हैं जो 18% जीडीपी में कंट्रीब्यूट करते हैं। तो हमें एग्रीकल्चर की अपनी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए काफ़ी सारे मेजर्स लेने हैं। अब इसमें सरकार ने पहला मेजर जो लिया है वो लिया है कि जैसे हमारे एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट होते थे वैसे ही यहाँ पर 100 डिस्ट्रिक्ट ऐसे चुने गए हैं जहाँ पर उनका आउटपुट प्रोडक्शन काफ़ी कम है। उन डिस्ट्रिक्ट्स में बोला गया है कि आपको अपना वैल्यू ऑफ जो गुड्स है वो इंक्रीज करना है, आपको अपना प्रोडक्शन बढ़ाना है और अपने प्रोडक्शन को डाइवर्सिफाई करना है, एग्रो क्लाइमेटिकली डाइवर्सिफाई करना है। दूसरी जो चीज़ आपने करी है वो करी है कि हमारे यहाँ पर मेन फोकस रहता है एग्रीकल्चरल के अंदर सीरियल गुड्स के ऊपर कि आप बेसिकली आप चावल उगा रहे हैं या आप क्या कहते हैं वीट उगा रहे हैं। यहाँ पर जो आपका जो आउटपुट क्रिएशन है इस पर ज़्यादा फोकस रहता है, बट इसमें वैल्यू इतनी नहीं मिलती है। जो फ्यूचर में जो आपको वैल्यू मिलेगी वो आपको मिलेगी ऐसी जगहों पे जहां पर फूड प्रोसेसिंग हो सकती है। जैसे कि आप फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में देखिए तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स में आपका वैल्यू ऑफ प्रोडक्शन बहुत बढ़ सकता है क्योंकि आप उनसे जैम्स बना सकते हो, आप उससे कमोडिटीज, स्क्वाश, ये सारी चीजें बना सकते हो। तो इसलिए फूड आपका जो एम्फेसिस रहा है वो आपका वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स पर रहा है। मखानों पर जैसे आप बिहार में बात करी, हमने बात करी कि हम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स पे हम पैसा खर्च करेंगे। अब इसके लिए फार्मर के पास भी पैसा कैसे आएगा, क्योंकि फार्मर तो टिपिकली इंडिया में गरीब रहता है, स्मॉल एंड मीडियम फार्मर्स रहते हैं इंडिया में। 88% फार्मर्स तो छोटे ही फार्मर्स हैं। उनकी सहायता के लिए किसान क्रेडिट कार्ड करके स्कीम आती है, उसमें आपको कम ब्याज पे पैसा मिलता है। पहले ये 3 लाख रुपए तक मिलता था, अब ये आपको 5 लाख रुपए तक मिल जाएगा। जो आखिरी चीज जो है वो है यूरिया की। अब देखिए इंडिया के अंदर एग्रीकल्चर में 3 चीजों की रिक्वायरमेंट होती है। एक होता है N, एक होता है P और एक होता है K। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस एंड पोटेशियम। अब इसके अंदर जो नाइट्रोजन जो चाहिए होता है वो हम यूरिया से लेते हैं और यूरिया का हमारा इंपोर्ट भी करते हैं। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम नामरूप असम के अंदर हम यूरिया का एक प्लांट रखेंगे जिसकी वजह से हम आत्मनिर्भरता की तरफ जा सकते हैं यूरिया की प्रोडक्शन में। अब बारी आती है शिक्षा को लेकर किए गए ऐलानों की। देश में मौजूद 23 आईआईटी में 6500 सीटें बढ़ाई जाएंगी। आईआईटी पटना का हमने जिक्र किया, 5 दूसरे आईआईटी को भी विस्तार दिया जाएगा। इनकी संख्या को दुगना भी किया जाएगा। जी, आईआईटी डबल हो जाएंगे। स्कूलों में साइंस एजुकेशन को बढ़ावा देने के लिए देश में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स भी बनाई जाएंगी। ये लैब्स एक किस्म की प्रयोगशालाएं होंगी जहां पर बच्चे रोबोटिक्स और तमाम तरह के दूसरे प्रयोग कर सकते हैं। अगले वित्त वर्ष में देश भर के मेडिकल कॉलेजेस में 10,000 सीटें यूजी और पीजी की जोड़ी जाएंगी। अगले 5 साल में मेडिकल कॉलेजों में सीटों की संख्या 75,000 तक बढ़ाने की योजना है। सरकारी माध्यमिक विद्यालयों को ब्रॉडबैंड इंटरनेट से जोड़ा जाएगा। स्कूल और हायर एजुकेशन में भारतीय भाषाओं की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम भी लॉन्च की जाएगी। स्किल डेवलपमेंट के लिए देश में 5 नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। 500 करोड़ के निवेश से देश में 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी खोले जाएंगे। इसके अलावा पीएम रिसर्च फेलोशिप के तहत 10,000 नई फेलोशिप दी जाएंगी। देश में ज्ञान भारत मिशन शुरू होगा। 1 करोड़ मैन्यूस्क्रिप्ट्स का डिजिटलाइजेशन, ये अच्छा कदम है। इंडिया के पास आज की डेट में एक डेमोग्राफिक डिविडेंड है और ये वर्ल्ड में सबसे बड़ा डिविडेंड होने वाला है क्योंकि 15 से 59 ईयर्स की एज ग्रुप में हमारे पास अराउंड 64% लोग हैं। तो एजुकेशन के ऊपर जब तक हम फोकस नहीं करेंगे तब तक हम अपने डेमोग्राफिक डिविडेंड को हासिल नहीं कर पाएंगे। एजुकेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर मैं बात करूं तो आज की डेट में एआई है। अगर आप देखिए हाल फिलहाल में चाइना में एक नया मॉडल आया है डीप सीक, जिसने पूरी दुनिया को रेवोल्यूशनाइज कर दिया कि सस्ते रेट पे हम एआई मॉडल लॉन्च कर सकते हैं। अब इंडिया में भी हम ऐसे ही चाहते हैं कि इंडिया के अंदर भी एक एआई हब बने। इंडिया की ऑलरेडी एआई पॉलिसी भी आ चुकी है और हम कोशिश कर रहे हैं कि इंडिया के अंदर हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बनाएं। बट अगर हम बजट को देखें तो बजट में सिर्फ 500 करोड़ रुपया दिया गया है। बट बजट में एक और चीज के बारे में बात की गई है जिसको हम बोलते हैं स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स। ये उन कंपनीज के लिए जो एआई का काम करेंगे और जिनको एनर्जी चाहिए होगी। तो आप सिर्फ एआई को मत पढ़िए, आप एआई के पीछे की एनर्जी के बारे में बात कीजिए कि स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स का काम यही है कि जितनी भी डेटा सेंट्रिक कंपनीज हैं उनको कैसे पैसा जाए।
दूसरी चीज जो आपने करी है वो आपने करी है कि आईआईटीज के अंदर एक्सपेंशन करने की। आपने पहले भी काफी एक्सपेंशन किया पिछले 10 सालों में, और अब आप कह रहे हैं कि आप 6500 सीटें और ऐड करेंगे आईआईटीज के अंदर। फिर तीसरी है ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी। आपने अब स्कूल लेवल पे कहा है कि हायर सेकेंडरी लेवल के ऊपर स्कूल्स के अंदर सेकेंडरी लेवल पे इंटरनेट की ब्रॉडबैंड की कनेक्टिविटी होनी चाहिए। और आखिरी चीज जो आपने एजुकेशन में करी है वो है अटल टिंकरिंग लैब्स। ये बेसिकली है कि इनोवेशन, इंडिया जो है आज की डेट में इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट पे आगे जाएगा, तो इसके लिए आपने कहा है कि आप 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स करेंगे स्कूल्स के साथ टाई अप करके। बच्चों को कहेंगे कि आप इनोवेशन कीजिए, आप इनोवेटर्स बनिए रादर देन जस्ट जॉब डिमांडर्स। अब बारी आती है व्यवसायों को लेकर उठाए गए कदमों की। एमएसएमईज यानी लघु और मध्यम उद्योग को आसान तरीके से लोन देने के लिए सरकार ने क्रेडिट गारंटी कवरेज में बदलाव किया है। 5 करोड़ से बढ़ाकर कवरेज 10 करोड़ का कर दिया है। एक्सपोर्टर एमएसएमईज को 20 करोड़ तक के लोन के लिए विशेष क्रेडिट सुविधा मिलेगी। उद्योग पोर्टल पर रजिस्टर्ड माइक्रो एंटरप्राइजेस को विशेष क्रेडिट कार्ड दिया जाएगा। इस कार्ड की सीमा 5 लाख तक होगी। पहले साल में 10 लाख क्रेडिट कार्ड जारी किए जाने का लक्ष्य है। स्टार्टअप के लिए 10,000 करोड़ का फंड बनेगा। नए स्टार्टअप के लिए लोन गारंटी कवर भी 10 करोड़ से बढ़ाकर 20 करोड़ रुपए किया जाएगा। पहली बार बिजनेस शुरू करने वाली 5 लाख महिलाओं या अनुसूचित जाति और जनजाति के उद्यमियों को सरकार 2 करोड़ तक के लोन बांटेगी, जिसकी मियाद 5 साल की होगी। ऑनलाइन कैपेसिटी बिल्डिंग प्रोग्राम के जरिए नए उद्यमियों को बिजनेस मैनेजमेंट और एंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग भी दी जाएगी। शहरी स्ट्रीट वेंडर्स के लिए पीएम स्वनिधि स्कीम की लोन लिमिट 10,000 से बढ़ाकर 30,000 कर दी जाएगी। नई लेदर स्कीम भी लाई गई है। सरकार का दावा, इससे 22 लाख रोजगार पैदा होंगे और 4 लाख करोड़ का सालाना टर्नओवर होगा। अब एक जरूरी चीज है खिलौने से जुड़ी हुई, क्योंकि इसके लिए हम चीन पर बुरी तरह निर्भर हैं। भारत की खिलौना इंडस्ट्री को ग्लोबल हब बनाने पर जोर दिया जाएगा। आयात को बढ़ावा देने के लिए 15 में से 7 टैरिफ रेट्स को भी हमेशा के लिए हटाया जाएगा। देश में अब कुल 8 टैरिफ रेट ही रहेंगे। ये तो ऐलान हो गए, अब इनको समझते हैं विद्वानों से। अगर हम इंडिया में एंटरप्राइजेस के बारे में बात करें कि ये माइक्रो, मीडियम, स्मॉल एंटरप्राइजेस कैसे डिफाइन की जाती हैं, तो इनकी डेफिनेशन चेंज कर दी गई है। इनकी जो डेफिनेशन है होती है या तो वो इन्वेस्टमेंट लिमिट के हिसाब से, और दूसरा होता है टर्नओवर लिमिट के हिसाब से। अब जो इन्वेस्टमेंट लिमिट वाली जो है उसको आपने 2.5 गुना कर दिया है और टर्नओवर लिमिट को आपने 2 गुना कर दिया है। तो इसकी वजह से अब और भी सारा कंपनीज जो है वो आराम से अपने आप को एमएसएमई रजिस्टर कर सकती है और एमएसएमई के फायदा उठा सकती है। अब विद इन एमएसएमई आपने 2 सेक्टर, अगर आप देखिए इस साल में बजट में 2 सेक्टर पे बहुत फोकस है। एक टॉय इंडस्ट्री के ऊपर। टॉय इंडस्ट्री पे इसलिए फोकस है क्योंकि यहां पर चाइना की बहुत प्रेडेटरी प्राइसिंग होती है। इंडिया के अंदर फ्लड कर देते हैं वो चाइना के प्रोडक्ट से, जिसकी वजह से हमारे यहाँ के जो मैन्युफैक्चरर्स हैं उनकी रीढ़ की हड्डी टूट जाती है। इसीलिए आपने फोकस किया है कि आप मेक इन इंडिया प्रोडक्ट्स बनाइए, टॉयज बनाइए। और सेम चीज है लेदर इंडस्ट्रीज के लिए, फुटवेयर इंडस्ट्रीज के लिए, क्योंकि हमारी मेजर इंडस्ट्रीज जो है वो सारी की सारी अब वियतनाम में है। इसीलिए हम कोशिश कर रहे हैं कि वो इंडिया में सेटअप हो जाए। इसके लिए उनको भी बेनिफिट देने की बात की गई है। और आपने कहा है कि इनको क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है इन सारे उद्योगीज को, वो 5 लाख रुपए तक की इनको क्रेडिट मिल जाएगा। ये हो गई अहम सुर्खियां बजट से जुड़ी, पर ऐलान और भी हैं। मसलन सभी जिला अस्पतालों में कैंसर डे केयर सेंटर बनेंगे। इसमें 200 सेंटर साल 2025-26 में खोले जाएंगे। गिग वर्कर्स यानी ओला, स्विगी आदि में काम कर रहे वर्कर्स के लिए आई कार्ड, ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन और जन आरोग्य योजना का लाभ देने की घोषणा। रेलवे को 2,52,000 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया गया है। रेल सुरक्षा और ट्रेनों को बिजली से जोड़ने की प्रक्रिया को तेज करने पर जोर है। पहले आपको ध्यान है, रेल का अलग बजट आता था। रेल हादसों को कम करने के लिए कवच सिस्टम को अपग्रेड किया जाएगा। इसके 4.0 वर्जन को रेलवे रूटों पर लगाने का काम तेजी से होगा। इस वर्जन को रिसर्च, डिजाइन एंड स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन यानी RDSO से अनुमति मिल गई है। दिल्ली मुंबई और दिल्ली कोलकाता रूटों पर भी कवच सिस्टम लगाए जाएंगे। डिफेंस सेक्टर के लिए 6,81,210 करोड़ का प्रावधान। इलेक्ट्रॉनिक सामानों, LCD, LED टीवी, ई-व्हीकल, मोबाइल फोन, फुटवेयर, फर्नीचर, हैंडबैग सस्ते होंगे, जबकि इंटरैक्टिव पैनल डिस्प्ले महंगा। बीमा क्षेत्र, ये एक बहुत बड़ा ऐलान है। इसमें एक बड़ा सुधार किया गया है और अब 100% विदेशी निवेश यानी FDI को छूट दी गई है। पहले यह सीमा 74% तक थी। इससे अनुमान है विशेषज्ञों का कि बीमा की कवरेज बढ़ेगी। Tier 2, Tier 3 सिटीज, कस्बों और गाँवों तक इसका विस्तार पहुंचेगा और इस क्रम में रोजगार भी पैदा होंगे। बजट पर एक बार फिर से एक्सपर्ट व्यू लेते हैं। बजट के बाद देश की आर्थिक
व्यवस्था कैसी रहने वाली है, स्वास्थ्य क्या रहने वाला है, और क्या जिस मध्य वर्ग की भलाई और खपत बढ़ाने की अभिलाषा से ये बजट प्रस्तुत किया गया है वो पूरा होगा। अगर हम इंडिया की फिस्कल हेल्थ देखें तो फिस्कल हेल्थ को हम कैसे देखते हैं? सबसे पहले हम देखते हैं कि इंडिया की जीडीपी कितनी है। अगर हम 2024-25 के बारे में बात करें तो इंडिया की जीडीपी लगभग 325 लाख करोड़ रुपए है। अब हम कह रहे हैं कि 25-26 के अंदर, नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं बजट एस्टिमेट, और जिनको बोलते हैं कि हमारे क्या एस्टिमेट रहेगा जीडीपी का भी। तो जीडीपी का जो एस्टिमेट है हम कह रहे हैं कि वो 350 लाख करोड़ रुपए हो जाएगा। तो करीबन हम कह रहे हैं कि 10% से आपका नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ रेट रहेगा इंडिया के अंदर। अब ये तो हुआ सबसे इंपॉर्टेंट मैक्रो इकोनॉमिक नंबर, और अब इसके बाद हमारे पास आता है कि हमारे बोरोइंग कितनी है। इस 350 लाख करोड़ रुपए का 4.4% जो है इस साल हम बोरो करेंगे। एक बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर किसी भी सरकार में होता है कि आप कितना बोरो करते हो, क्योंकि अगर आपकी बोरोइंग ज्यादा हो गई तो कोई भी निवेशक आपको कहेगा कि अच्छा ये सरकार जो है बहुत ज्यादा पैसे बोरो कर रही है, और अगर सरकार भी ज्यादा बोरो करेगी तो प्राइवेट सेक्टर के पास ज्यादा पैसा नहीं बच जाएगा। तो इसीलिए सरकार ने कहा है कि हम फिस्कल कंसोलिडेशन करेंगे, हम अपनी बोरोइंग नहीं इंक्रीज करेंगे, और सरकार ने एक्सपेक्टेड से भी ज्यादा अच्छा किया है। हमें एक्सपेक्टेड था कि पिछले साल हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 4.9% रहेगा फिस्कल डेफिसिट, अब जो आपका रिवाइज एस्टिमेट है वो कह रहे हैं 4.8% होगा। हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि इस साल जो टारगेट लिया जाएगा वो 4.5% का लिया जाएगा, बट एक्चुअली में आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि 4.4% होगा। अब ये कैसे हुआ है? इसका होने का कारण है कि आपने जो फ्रेश बोरोइंग करते हैं, जिसको हम बोलते हैं प्राइमरी डेफिसिट एज अ परसेंटेज ऑफ जीडीपी, वो आपने 1.3% ऑफ जीडीपी से कम करके आप उसको 0.8% ऑफ जीडीपी पे ले आए हो। और ये सब आप तब भी कर पा रहे हो जब आप कैपिटल एक्सपेंडिचर भी बूस्ट कर पा रहे हो। तो ऐसा नहीं है कि हम अपनी बोरोइंग कम करके हम कैपिटल एक्सपेंडिचर पे कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं। हम कैपिटल एक्सपेंडिचर भी कर रहे हैं उतना ही, कहीं 11 लाख करोड़ रुपए का। एट द सेम पॉइंट ऑफ टाइम हम अपना जो जीडीपी का जो ओवरऑल ग्रोथ रेट है उसकी वजह से हम अपने सारे ग्रोथ मेजर्स को भी सपोर्ट कर पा रहे हैं। और हम ये भी एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जब ज्यादा लोगों को छूट मिलेगी तो ज्यादा लोग खर्चा कर पाएंगे, जब ज्यादा खर्चा कर पाएंगे तो जीडीपी उस बॉयंसी से बढ़ेगा, और जो हमने टैक्सेस कम करे, जो हमने ये सारे फैक्टर्स कम करे, उसको वो कॉम्पनसेट कर देगा। तो ओवरऑल हेल्थ ऑफ द इकोनॉमी नाउ लुक्स ब्राइटर।